हमें कई लोग कहते हैं कि आप कितनी फीस है, क्या करते हो इतनी फीस का। उन्हें यह भी समझाना व्यर्थ है कि जितनी फीस है उसमें 18% सीधे जीएसटी है। उन्हें यह भी समझाना बड़ा मुश्किल काम है। और फिर यह समझाना कि बहुत बड़े क्लासरूम्स होते हैं, 1200 लोग काम कर रहे हैं, नोट्स बनाने वाली टीम है, वेबसाइट है, मैगजीन है, ये सब चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। टीचर बहुत 15-15, 20-20 साल के अनुभवी टीचर्स हैं, वो पूरा करियर उन्होंने टीचिंग में खर्च कर दिया, वो लोग आपको पढ़ाएंगे, आपके आंसर्स रोज चेक होकर आपको मिलेंगे। ये समझ नहीं आता कि ये सब सिस्टम कैसे बनते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये तो खर्चा ज़्यादा होता है। राम राम सा सगड़ा दोस्ताने, मारो नाम राजकुमार इनाणिया है और थारो गांव वाली यूपीएससी पर बहुत बहुत स्वागत है। आपने इस वीडियो की शुरुआत में विकास दिव्यकीर्ति की एक क्लिप देखी होगी जिसमें वो कोचिंगों द्वारा हाई फीस वसूलने के पीछे के कारणों को जो है समझा रहे हैं। मैंने जितना इस वीडियो को मोटे तौर पर देखा है, मुझे 8 कारण जो है बड़े लेवल पर जो है वो नजर आते हैं, जिसमें से 5 कारणों की चर्चा मैं पिछले वीडियो में जो है कर चुका हूं। जैसे कि नोट्स को लेकर हो, चाहे वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को लेकर हो, मैगजीन, टीचर्स या आंसर चेकिंग को लेकर हो। इस वीडियो में मैं मेनली जो 3 कारणों की चर्चा करूंगा जो पीछे रह जाते हैं। पहला है 18% जीएसटी को लेकर, जो उन्होंने पहली बात कही थी। दूसरा बड़े बड़े क्लासरूम को लेकर। तीसरा 1200 लोगों की टीम को लेकर। और एक जो चौथा सवाल जो इंपॉर्टेंट रह जाता है वो ये है कि महान विकास दिव्यकीर्ति को ये चीज समझ में ही नहीं आती कि ये इस तरह के जो है सिस्टम किस तरीके से बन जाते हैं। और सिर्फ विकास दिव्यकीर्ति को नहीं, पूरे के पूरे कोचिंग माफिया को ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के जो है सिस्टम बनते कैसे हैं। तो आज उनका ये छोटा सा शिष्य ये समझाने की कोशिश करेगा कि इस तरह के जो सिस्टम कैसे बनते हैं और क्यों इतने बड़े बड़े लोगों को ये जो इस तरह के जो सिस्टम जो समझ में नहीं आते, या फिर समझ में तो आते हैं लेकिन एक पीछे से लूटने की परंपरा चल रही है, इसीलिए उस परंपरा का जो है वो निर्वाह कर रहे हैं बस। तो अगर मैं सबसे पहले जीएसटी की बात करूं कि उन्होंने कहा कि 18% जो जीएसटी लगता है, सबसे बड़ी बात है कि 18% जीएसटी सभी के लिए लगता है। अगर खान सर और राकेश सर के लिए भी 18% जीएसटी लगता है तो उनकी फीस तो कम क्यों है? तो उसका बड़ा कारण क्या है कि जो 18% का जो जीएसटी इस चीज पे मैटर करता है कि आपने फी खुद से कितनी रखी है। अगर आप फीस ही पहले से 1 लाख रुपए रख रहे हैं तो आपका जो जीएसटी बनेगा वो 18,000 बनेगा। अगर आप फीस ही 1,000 रुपए रख रहे हैं तो जीएसटी सिर्फ और सिर्फ 180 रुपए बनेगा। यानी कि कोचिंग वालों की जो नियत है उससे ये तय होता है कि आपका जीएसटी टैक्स कितना लगेगा एक बच्चे के लिए। जब एक कोचिंग वाला पहले से ये तय करके बैठा है कि मुझे तो 1-2 लाख या फिर 3 लाख रुपए जो है फीस लेनी है बच्चों से, तो जीएसटी जो है अपने आप जो है वो हाई होगा। तो इसमें ज्यादा गलती जो है सरकार से भी ज्यादा जो है कोचिंग माफियाओं की है। मैं खुद मानता हूं कि 18% जीएसटी हाई है, लेकिन बड़ी गलती जो है वो कोचिंगों की तरफ से हो रही है। अगर खान सर, राकेश सर जो है अफोर्डेबल कोर्सेज दे सकते हैं तो ये क्यों नहीं दे सकते? दूसरी बात उन्होंने कही थी क्लासरूम को लेकर। तो क्लासरूम को लेकर जो मैं बात कहूं कि उनके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किस तरह के हैं वहां क्लासरूम को लेकर, सबको पूरी दुनिया के सामने जो है वो आ चुका है। किस तरीके से बेसमेंट में क्लासें चलती थी सबको पता है, और ये मैंने पिछले वीडियो में भी जो बातें कही थी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूं कि इनके बहुत सारे कोर्सेज जो है वो ऑनलाइन चलते हैं, वहां पर कोई क्लासरूम का योगदान नहीं है, सीधी लाइव स्ट्रीमिंग होती है। फिर भी आप ऑफलाइन और ऑनलाइन के जो कोर्सेज हैं उनको बराबर रुपए में क्यों बेचते हो? सबसे पहले मुझे ये चीज बताओ। एक बच्चा जो दिल्ली जाकर 40,000 रुपए में हिंदी लिटरेचर का कोर्स खरीदता है, वही बच्चा ऑनलाइन जो है 40,000 रुपए उसको देने पड़ते हैं। ऐसा क्यों है? जबकि खर्चे एक जैसे है ही नहीं, बिल्कुल भी खर्चे एक जैसे नहीं है। ना तो आपके वहां 1200 लोगों की एक साथ टीम काम कर रही है, ना जो है उस तरीके की जो है आपको बिजली का खर्चा आ रहा है, ना आपके पानी का खर्चा आ रहा है। वो बच्चा अपने घर के खर्चे पर जो है वो पढ़ रहा है, फिर भी आप जो उसे जो है बराबर जो है फी वसूल कर रहे हो। तो उसके पीछे क्या कारण आप जो बताना चाहोगे? और सबसे बड़ी बात क्या जो आप चीज जिसे आपको समझना चाहिए कि जब भी दिवाली आती है, होली आती है, 15 अगस्त आता है या फिर 26 जनवरी आती है, ये डिस्काउंट 50%, 40% तक जो डिस्काउंट देते हैं, उसका मतलब क्या? ऑनलाइन कोर्सेज पर ये देते हैं, उसका मतलब ये है कि 50% तक डिस्काउंट देने के बाद भी इन्हें कोई भी लॉस नहीं हो रहा। तो फिर इसका ये मीनिंग निकलता है कि 50% भी अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो अगर कोई लॉस नहीं होता, इसका मतलब इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज्यादा है, हाई लेवल पर है। यानी कि अगर 5-10% अगर प्रॉफिट होता तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि किसी भी चीज को चलाने के लिए इतना मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 5 से 10%, ताकि वो चीजों को सुधार पाए हमेशा के लिए। लेकिन यहाँ प्रॉफिट मार्जिन पता नहीं कितने लेवल पर जो है वो चल रहा है। अगर विकास दिव्यकीर्ति को लगता है या फिर दृष्टि संस्थान, संस्कृत आईएएस या स्प्रिंग बोर्ड जैसे जो कोचिंग माफिया है कि वो पूरी तरीके से ईमानदार है, इन चीजों को लेकर सच में इतना खर्चा है, तो अपनी बैलेंस शीट को जो है पूरी तरीके से बच्चों के सामने रख दें। किसी को फिर जो है कोई गिलवा शिकवा जो है वो नहीं रहने वाला है। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत यही है कि जो सोच चली आ रही है कि हाई फीस ही रखनी है, उसी कारण से जो है इतने बड़े लेवल पर जो है वो बच्चों को लूटा जाता है। तीसरी बात इन्होंने 1200 लोगों की टीम को लेकर कही। तो मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना है, बच्चों से सुना है, उनका यही कहना था कि भाई यहाँ पर जो कॉपी चेकिंग जो बच्चे करते हैं, यहाँ पर जो छोटे बड़े जो मेंटर्स रहते हैं, उनसे उन्हें जो है सैलरी बाकी कोचिंगों से कम दी जाती है।
यानी कि एक तरफ तो बच्चों से ज्यादा फी लूटी जा रही है, दूसरी तरफ बेचारे जो मेंटर्स हैं उनको जो है कम जो है फी दी जा रही है, जो कॉपी चेकर्स उनको कम फी दी जा रही है। तो दोहरी तरफ से जो है वो लूट जो है वहां पर हो रही है। और जो एक चीज आपको जो है समझने की जरूरत है कि उन्होंने वीडियो या फिर क्लिप में जो एक बात कही थी कि हमें ये समझ में नहीं आता कि इस तरह के जो सिस्टम कैसे बन जाते हैं। तो इस सिस्टम के बनने के पीछे जो बड़ा कारण है ना, एक सोच रही है। सोच क्या रही है कि एक परंपरा रही है एक तरीके से मैं कहूं तो, क्योंकि जो सिविल सेवा रही है जो है ना, वो आरंभ से ही जो है वो इलीट किस्म की सेवा रही है, एक अभिजात किस्म की जो सेवा रही है। इस सेवा को सिर्फ और सिर्फ अमीरों के लिए माना गया और उनकी ही औलादों के लिए जो है समझा गया था, देश की आजादी से पहले से लेकर देश की आजादी के बाद तक। इसी कारण से इस सेवा को एक ब्रांड के रूप में समझा गया। आईएएस और आईपीएस बनना एक ब्रांड था, और आपको खुद को पता है, चाहे आप ब्रांड के कपड़े खरीदते हो, चाहे ब्रांड के जूते खरीदते हो, उस ब्रांड के नाम के पीछे जो पैसे लिए जाते हैं, चाहे लागत चाहे कुछ भी नहीं हो, इसलिए इन लोगों ने आईएएस और आईपीएस को एक ब्रांड के लेवल पर जो इनको यूज किया नामों को, और उसी के लेवल पर जो ये कोर्सेज बेचते हैं। फिर ये नहीं देखते कि उनकी लागत कितनी है, क्या है, ये बस ये देखते हैं भाई साहब हम तो आईएएस की तैयारी करा रहे हैं, हम तो आईपीएस की तैयारी करा रहे हैं, इसलिए इतने हम पैसे लेंगे। और यही जो है इनके पीछे जो है वो मेन कारण रहता है। और इसी कारण से जो है इस तरह के लूटने वाले जो है सिस्टम जो क्रिएट होते हैं, जो कि विकास देवी कृति को समझ में नहीं आता कि इस तरह के जो है सिस्टम क्यों बनते हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि उन्हें ये समझ में आया होगा कि इस तरह के सिस्टम जो है वो बनते कैसे हैं, या फिर दूसरे जितने भी कोचिंग माफिया उनको भी शायद ये समझ में आएगी चीजें कि क्यों वो इस बड़े लेवल पर जो है वो लूट रहे हैं। क्यों लूट रहे हैं? क्योंकि ब्रांडिंग करते हैं वो इन चीजों की, और या फिर एक जो औपनिवेशिक परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह करते हैं कि भाई पहले से लूट रहे हैं। या फिर जो पहले के इंग्लिश मीडियम इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, बाजीराम वगैरह जितने भी हैं, वो पहले से लाखों में फीस ले रहे हैं, तो फिर दृष्टि आईएएस, संस्कृत आईएएस, स्प्रिंग बोर्ड जैसे संस्थान क्यों न ले? तो वही परंपरा जो पीछे से जो चली आ रही है लूट की, उसी परंपरा को जो है यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है पूरी तरीके से। और देखो, बच्चों पर यह थोपा जाता है कि हमारे क्लासरूम के जो है खर्चे हैं, बच्चों पर थोपा जाता है जीएसटी इतना है, 1200 लोगों की टीम काम करती है। खर्चे असली है काम है, आपको बताता हूं। पूरी की पूरी दिल्ली में आप चले जाइए, दृष्टि आईएएस के आपके इतने एड दिखेंगे, इतने विज्ञापन दिखेंगे, हर जगह आपको जो है इनके विज्ञापन दिख जाएंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का पूरा नॉर्थ कैंपस भरा पड़ा है इनके विज्ञापनों से। करोल बाग जैसे जो मेट्रो स्टेशन है इन्होंने पूरी तरीके से जो खरीद से लिए हैं, यानी कि इतने बड़े लेवल पर जो खर्चा किया जा रहा है, किसी मूवी के इतना प्रचार नहीं किया जाता होता इतना बड़े लेवल पर जितना दृष्टि का जो दिल्ली में जो प्रचार हो रहा है इतने बड़े लेवल पर। और ऑनलाइन भी हर तरीके से जो प्रचार किया जा रहा है, यानी कि विज्ञापन पर जो खर्चा किया जा रहा है व्यर्थ का, वो क्यों किया जा रहा है? खर्चे जो है वहां पर सबसे बड़े हैं, और वो खर्चे जो है फिर बच्चों पर थोप दिए जाते हैं कि हमारे जो है ये खर्चे आ रहे हैं, आपको इसलिए फीस जो है वो ज्यादा देनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, जो मैं एक और चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इनके एक शिष्य हैं रवि कुमार सियाग, उन्होंने कुछ ही समय पहले जो है टेलीग्राम पर जो है हिंदी साहित्य का कोर्स का जो है वो 400 रुपए का एक लिंक शेयर किया था। अब आप मुझे ये खुद बताइए कि वो बंदा, उस बंदे को सब चीजें पता है कि दृष्टि आईएएस में जो है 40,000 का जो है कोर्स बेचा जा रहा है, इसलिए उसने जो है 400 रुपए में कोर्स शेयर किया। क्यों किया? क्योंकि उसे लगा होगा कि इतने बड़ी जो फीसें हैं वो एक गरीब बच्चा, एक साधारण परिवार का बच्चा जो है कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उस बंदे को कुछ ना कुछ दया आई होगी, इसलिए उसने जो है 400 रुपए का कोर्स शेयर किया। और सबसे बड़ी बात क्या है, रवि कुमार सियाग, विकास देवी कृति और उन जो देवी कृति जी की जो पत्नी है वो कुछ समय पहले ही जो है एक दूसरे से मिले थे, और एक दूसरे पर जो पूरा उन्होंने जो भरोसा दिखाया था, उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी शेयर की थी। जब उनका इतना भरोसा है, जब वो इतने ईमानदार हैं, जब इतने सत्यनिष्ठ हैं, तो जब उनका ही शिष्य जो है वो 400 रुपए में कोर्स टेलीग्राम पर क्यों शेयर कर रहा है, इसका जब वो जो है सीधा साधारण सा जो है वो जवाब दे दें। और सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें सबसे बड़े दोषी जो टॉपर्स भी कहीं ना कहीं जो है ठहराए जा सकते हैं। टॉपर्स कैसे ठहराए जा सकते हैं कि जब वो टॉपर बनते हैं तो वो उन दुख दर्दों को भूल जाते हैं जो उनके साथी जो है वो झेलते हैं। उन्हें बस ये लगता है कि मैं विकास देवी कृति हो चाहे और कोई कोचिंग माफिया हो, उनसे मैं अच्छे संबंध बना लेता हूं, मेरी जिंदगी जो है अच्छी गुजरेगी, और क्यों मैं किसी से संबंध खराब करूं। इसी कारण जब रिजल्ट आता है वो नाम लेके बैठ जाते हैं कि इस फलाना व्यक्ति ने जो है मेरी पूरी तैयारी में योगदान दिया, और सारे एक एक करके जो है उन संस्थानों में वो जाते हैं कि इस व्यक्ति का जो है मेरी जिंदगी में इतना बड़ा योगदान रहा है। वो बाकी सब चीजों को भूल जाते हैं। उन्हें ये याद नहीं आता कि किस तरह के मेंटर्स थे, किस तरह की कॉपी चेकिंग होती थी, किस तरह की वहां फैसिलिटीज थी, किस तरह के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थे, और किस तरह की जो है वहां पर मेंटरिंग होती थी, किस तरह के जो मॉडल आंसर दिए जाते थे। वो चीजें उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती। उन्हें याद आती है सिर्फ और सिर्फ एक का कुछ जो है कुछ ज्यादा ही जो है सगा बन के जो है वो बैठ जाना, ताकि जिंदगी में कुछ ना कुछ जो है लाभ मिलते रहे। तो टॉपर्स इसमें बड़े लेवल पर दोषी हैं। और मैं तो उनसे सीधा एक सवाल पूछता हूं कि आपको डर किस बात का है? आप खुले रूप में क्यों नहीं कहते? अगर रवि कुमार सियाग 400 रुपए में कोर्स शेयर कर रहा है तो रवि कुमार सियाग खुद भी तो सेमिनार में कह सकते थे कि देवी कृति जी मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप जो 40,000 में जो ये कोर्सेज बेच रहे हो, हिंदी लिटरेचर हो चाहे कोई और कोर्स हो, वो पूरी तरीके से गलत है। और मैं आपका शिष्य हूं और मैंने ये सिलेक्शन लिया है, तो इस नाते कम से कम आप कोर्सेज की जो फी है वो बड़े लेवल पर घटाओ। ये बात जो है बड़े प्यार के रूप में भी कही जा सकती थी। ये नहीं कि हर किसी को दुश्मन भी बनाना हो।
तो लेकिन ये बातें कोई भी नहीं कहता है। और इसी कारण जो है टॉपर की गलतियों की वजह से जो है वो जो नए बच्चे हैं वो लूटे जाते हैं। और एक जो बड़ी दिक्कत क्या हो रही है कि आज के टाइम में जो है बच्चे 12वीं के बाद से ही जो है वो तैयारी करना शुरू कर देते हैं। और 12वीं का जो बच्चा होता है ना वो बड़ा कच्चा होता है, उसे नहीं पता होता है कि चीजों को कैसे हैंडल करना है, क्या करना है। इसी कारण से जो 12वीं से निकलने के बाद सीधा और सीधा जो कोचिंग माफियाओं के हाथ जो है वो चढ़ जाता है। और चढ़ने के बाद एक बार हाथ से अगर फी निकल गई ना तो वो फिर वो वापस आएगी नहीं। यद्यपि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है रूल्स बनाए हैं 2023 में कि कोई भी बच्चा किसी भी वक्त अपनी फी को जो है वापस मांग सकता है, जितनी उसने अभी तक जितने महीनों की पढ़ाई नहीं की है। अगर मैं 18 महीने के कोर्सेज में 6 महीने में ही कोर्स अपना जो है छोड़ रहा हूं तो मैं 12 महीने की फी अपनी वापस ले सकता हूं। फिर भी ये कोचिंग माफिया कभी भी जो है बच्चों की फीस जो है लौटाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इनके फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं वो 18 महीने चलते हैं। और मैं ये उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि बच्चा 18 महीनों पूरी तरीके से टूट जाता है। और 18 महीने भी नहीं चलते, 2-2 साल हो जाते हैं कई कई कोर्सेज को, ये हालत है वहां पर। और तब आप सोचते हो कि आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा ना उन सेवाओं में। और इससे भी बड़ी बात क्या है कि फाउंडेशन कोर्स हैं जो बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो ना के बराबर हैं। अधिकतर बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं वो सेल्फ स्टडी वाले जो हैं बच्चे वहां पर सेलेक्ट हो रहे हैं। तो उन कोर्सेज का मतलब क्या है, फिर इतने बड़े लेवल पर आप लूट रहे हो, फिर उनका जो है रिजल्ट भी नहीं दे रहा, तो क्या आपकी नैतिकता बनती है इतने बड़े लेवल पर जो है आपको फी लेने को लेकर। और मैं अगर एक शब्द में कहूं ना कि विकास द्विवेदी का जो व्यक्तित्व किस तरह का है, मुझे जो है पर्सनली वो जो है ब्रह्म राक्षस के व्यक्तित्व के जो लगते हैं। ब्रह्म राक्षस कोई गलत सेंस में नहीं कह रहा हूं मैं, ब्रह्म राक्षस एक कविता है और उस कविता को जो विकास द्विवेदी जी ने जो खुद जो है हमें पढ़ाया था। ब्रह्म राक्षस एक वो इंसान है जिसके पास पूरी दुनिया का ज्ञान है, उसे सब चीजें जो है पता है दुनिया में कि क्या कैसे होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन वो पूंजीवादी युग, कैपिटलिस्ट युग में इतना जो है अंधा हो चुका है पैसों की लत में कि वो समाज के जो कर्तव्य है उनको पूरी तरीके से जो भूल चुका है। और वही मुझे जो है विकास द्विवेदी के लेवल पर लगती है। उन्हें आईफा में जाना दिख रहा है, बस उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि मैं बच्चों के क्लास ले लूं, बच्चों के मेंस में हेल्प कर दूं। उन्हें यह दिख रहा है कि उन्हें जो है एक बड़ा विश्वविद्यालय खोलना है। उन्हें यह नहीं दिख रहा है कि यार दृष्टि में या फिर जो मैं जयपुर में, इंदौर में, प्रयागराज में जो मैंने छोटे बड़ी जो दुकानें खोल रखी है उनको मैं कभी संभालता हूं क्या ठीक से, और जो मैं आगे जो अपने धंधे और बढ़ा रहा हूं। और सबसे बड़ी बात क्या, पहले ये एक अपनी मैगजीन में लिखते थे कि मेरा जो अगला जो सपना है वो है एक मीडिया संस्थान खोलना, लेकिन एकदम से इनका सपना बन गया मुझे मूवी बनानी है, मुझे एक बड़ी विश्वविद्यालय खोलना है। ये भाई साहब सपने चेंज कैसे हो रहे हैं, वक्त के साथ चेंज हो रहे हैं क्योंकि बच्चों से बड़ा लूट का माल मिल रहा है। जब लूट का माल मिल रहा है तो छोटे सपने देखेगा कौन इस दुनिया में, बड़े सपने देखो और वक्त के साथ और सपने बदलते जाएंगे। और ऐसे ही जो है उनकी कथनी और करने में कई जगह अंतर दिखते हैं। जैसे एक बार उन्होंने कहा था कि जैसी व्हाट्सएप की जो है ये पॉलिसी वगैरह नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग मैं तो इसको भी छोड़ दूंगा, लेकिन कुछ वक्त बाद जो है वो इंस्टाग्राम पर खुद ही आ जाते हैं। यानी कि पहले खुद कहा था कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो रहेंगे नहीं जिस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है, लेकिन बाद में इंस्टाग्राम पर खुद आते हैं। तो यहाँ पर कथनी और करनी में भी उनकी बातों में भी फर्क दिखता है। और एक चीज जो आपको और ध्यान रखनी चाहिए वो ये है कि जिस तरीके से कॉर्पोरेट्स देश में दो तरह के हैं, एक कॉर्पोरेट्स है शानदार, शानदार का मतलब रतन टाटा या फिर अजीम प्रेम जी जैसे जो लोग हैं जिन्होंने न केवल लाभ लेना सीखा बल्कि जो है दान करना भी सीखा था, समाज के कर्तव्य निभाने भी सीखे थे। रतन टाटा जी जैसे इंसान है उन्होंने संपत्ति का 65% तक जो है वो दान कर दिया था, है ना। तो दूसरी तरफ वो कॉर्पोरेट्स हैं अंबानी और अडानी जैसे जिनके नियत में ही हर वक्त रहता है कि देश के संसाधनों को कैसे बड़े लेवल पर जो लूटा जाए। वैसे ही कोचिंगों के लेवल पर दो तरह के लोग हैं। पहले लोग हैं खान सर जैसे लोग, राकेश सर जो सर जैसे जो लोग हैं जिन्हें पता है कि एक गरीब होने का दर्द क्या है, जिन्हें यह पता है कि डिप्राइव्ड सेक्शन से होने का एक दर्द क्या है, इसीलिए वो अपनी फी को जो मिनिमम रखते हैं और उस मिनिमम फी से वो परिवार की भी जिम्मेदारी निभा लेते हैं और वो अपनी समाज की भी जिम्मेदारियों बड़े बड़े लेवल पर निभा लेते हैं। लेकिन इस कोचिंगों में दूसरे तरह के वो लोग हैं जिनका जो मन मानसिकता है ना सिर्फ और सिर्फ लूटने की है, पैसे कमाने की है, लग्जरियस लाइफ जीने की है और जितना धंधा अपना फैलाने की है वो है, या फिर एक वणिक बुद्धि है, बनिया बुद्धि है कि जितना लूट सको उतना लूट लो, वैसे भी दूसरे कोचिंग वाले लूट ही रहे, हम लूट लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। इनमें बड़े लेवल पर विकास द्विवेदी आते हैं, संस्कृति आईएएस, दृष्टि आईएएस और ये जितने भी स्प्रिंग बोर्ड जैसे जो है माफिया खुले हुए हैं हर जगह, चाहे राजस्थान हो चाहे पूरे देश में कोई भी कोचिंग माफिया हो वो जो है वो दिखते हैं। कोई भी उस तरह की जो है जिम्मेदारियां लेने को तैयार नहीं है जिस तरह की जिम्मेदारी एक किसी भी अच्छे इंसान को लेनी चाहिए। और विकास द्विवेदी सच में मुझे अच्छे इंसान लगते हैं, लेकिन जो फी का मामला है चाहे लूट का मामला उसमें मुझे वो बिल्कुल भी एक अच्छे इंसान जो है नजर नहीं आते हैं। ज्ञान के लेवल पर अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनका दिल बड़ा छोटा है। मैं ये पूरी तरीके से जो है एकदम खुले रूप में कह रहा हूं, उनका दिल बड़ा नहीं है। उनका दिल एक सिर्फ और सिर्फ शायद एक वणिक या बनिए का दिल है, एक जो जैसा दिल होना चाहिए ना एक उस तरह का जो है उनका दिल है नहीं। और कई सारी जो जैसे कि जो चीजें पिछले मैंने वीडियो में बात की थी, जैसे इसमें भी वो क्लिप में कहते हैं कि टीचर्स को लेकर कहते हैं, हकीकत क्या है इनके टीचर्स जो कह रहे हैं ना 15-20 साल पुराने
15-20 साल जितने पुराने हुए ना, ये अपने आप को अपडेट ही नहीं कर रहे हैं। यूपीएससी जिस गति से चेंज हो रही है, इनके टीचर्स जो हैं उस गति से जो बिल्कुल अपने आप को बदल नहीं रहे हैं। इनके नोट्स भी वो पुराने चल रहे हैं, इनके वैल्यू एडिशन भी पुराने चल रहे हैं, ये अपने आप को बिल्कुल ही अपडेट नहीं कर रहे हैं। और इसी अपडेट नहीं करने के कारण हो क्या रहा है, आज प्रीलिम्स के एग्जाम हो रहे हैं, इनके 15-15 सवाल जो है वो आंसर की के जो प्रीलिम्स में गलत हो रहे हैं। क्यों गलत हो रहे हैं? क्योंकि इनके टीचर्स जो अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं। और टीचर्स जो हैं, इन्होंने कहा कि सारे एजुकेटेड हैं, ये फलाना ढिमकाना है। हकीकत में कहता हूं टीचर्स वैसे नहीं है जिस तरीके ये कह रहे हैं। टीचर्स गिनती के अच्छे हैं, ये खुद हैं अच्छे, मणिकांत सर अच्छे हैं, एक शायद इकोनॉमिक्स के इनके दृष्टि में शायद एक टीचर पढ़ाते हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूं। गिने चुने टीचर ही वैसे हैं जो यूपीएससी का जो है वो लेवल जो है पार कर रहे हैं। बाकी पीसीएस लाइक के जो है टीचर यहां पर रहते हैं। मेंटर्स को लेकर भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या हालत हो रखी है, मैगजीन को लेकर भी बातें गई थी, नोट्स को लेकर भी मैंने बातें गई थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, विकास दिव्यकीर्ति खुद हिंदी लिटरेचर पढ़ाते हैं। और हिंदी लिटरेचर में अभी हालत क्या हो रही है, वो सब कोई कहते हैं हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल लो, सभी लो। और इस कारण हो क्या गया है कि सारे के सारे बच्चे एवरेजिंग में फंस रहे हैं। फंस क्यों रहे हैं कि सारे के सारे एक जैसे आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि एक जैसा कंटेंट है। और इस चीज का समाधान उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि इस चीज का समाधान क्या हो सकता है, कि आखिर क्यों जो हिंदी लिटरेचर में 300 नंबर एवरेज नंबर होते थे, आज वो 250 पर आ चुके हैं। इसका उनको कोई समाधान नहीं बता रहे, वो कोई नहीं चीज बता रहे कि आप चीजों को किस तरीके से वैल्यूएट कर सकते हो, किस तरीके से चीजों को जो है अलग अलग लिख सकते हो, ताकि आपके नंबर जो है ज्यादा से ज्यादा अच्छे आ सकें। जबकि इंग्लिश मीडियम में कई सारे ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि बच्चों सिर्फ मेरे नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप चीजें अलग अलग करो, एक जैसी चीजें ना दिखाओ, तभी जाकर आपके ऑप्शनल में जो है वो नंबर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन ये चीजें नहीं हो रही। 2018 में वो हिंदी लिटरेचर का कोर्स जो है वो शूट हुआ था, आज तक चला आ रहा है, उसमें कोई अपडेट जो है वो नहीं हुआ है। इस साल जो हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर आया है, वो सबने देखा होगा कि सबकी जो है वो कैसी हालत रही होगी। तो चीजें जो है बिल्कुल भी जो है मैं कहूंगा कि सही नहीं चल रही है मेरे नजरिए से। तो बाकी आपका नजरिया अलग हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पर ऑफलाइन कोर्स भी जो है विकास दिव्यकीर्ति का हिंदी लिटरेचर का वीडियो के थ्रू चलता है, यानी कि ऑनलाइन की तरह ही चलता है। तो वहां पर भी कुछ खर्चा नहीं है उनका, वो अपनी फी खुद ही बचा लेते हैं। फिर भी जो है बड़े लेवल पर जो है पैसे लूटते हैं, उनके पीछे भी कारण नजर जो है ये ठीक से जो है बताते नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है, विकास दिव्यकीर्ति का योगदान है तो प्रीलिम्स के लेवल पर रहता है, नहीं मेंस के लेवल पर रहता है। ये कुछ छोटे बड़े मेंटर्स बैठा देते हैं और फिर कहते हैं कि हम आपको जो है तैयारी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, फलाना ढिमकाना जो भी है ना। लेकिन इनका प्रीलिम्स में और मेंस में कोई योगदान नहीं रहता। लेकिन जैसे ही बच्चा मेंस पास करता है, इंटरव्यू की कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं। क्यों बैठ जाते हैं? ताकि ये मैसेज जाए बच्चों में, उनके माँ बाप में, जो गाँव के बच्चे हैं, गरीबों के बच्चे हैं, मजदूरों के बच्चे हैं, किसानों के बच्चे हैं, कि यही बंदा है जो कोर्ट में टाई में जो बैठा हुआ है ना, एकदम सौम्य सा